चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के इंसर्ट क्वेश्चन यानी कि पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पेज नंबर 20 पर दिए गए प्रश्न का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, आपको 3 परख नलियाँ दी गई है। इनमें से एक में आश्रित जल है एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको 3 परख नली दी गई है। अब इन 3 परख नलियों में से एक में आश्रित जल है, एक परख नली के अंदर अम्लीय विलयन है और एक परख नली के अंदर क्षारीय विलयन है। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि कौन सी परख नली में कौन सा विलयन है। अब हमको इसकी जांच करने के लिए केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है, तो हम कैसे जांच करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाल लिटमस पत्र को तीनों परख नली में एक के बाद एक डालेंगे और जिस परख नली के अंदर लाल लिटमस पत्र जो है उसका रंग नीला हो जाएगा तो हम उस परख नली को कहेंगे कि वह परख नली क्षारीय विलयन वाली है, यानी उस परख नली के अंदर क्षारीय विलयन है। क्या करेंगे? हम लाल लिटमस पत्र को एक के बाद एक परख नली के अंदर डुबाएंगे। जिस परख नली में लाल लिटमस पत्र नीला बन जाएगा उस परख नली के अंदर क्षारीय विलयन है, ऐसा कहा जाएगा। अब हमारा जो लिटमस पत्र है वो नीले रंग का हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि शेष जो 2 परख नली जो बाकी है उसमें उस नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे? डुबाएंगे और जिस परख नली के अंदर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उस परख नली के अंदर अम्लीय विलयन है। और जो शेष तीसरी परख नली बचेगी उसके अंदर आश्रित जल है। इस प्रकार से हम तीनों परख नली के अंदर कौन सा विलयन है उसकी हम पहचान करेंगे। सबसे पहले हमें 3 परख नली दी गई है और लाल लिटमस पत्र दिया गया है। अब इन 3 परख नलियों में से एक परख नली में आश्रित जल है और शेष बाकी की 2 परख नली में से एक परख नली में अम्लीय विलयन है और दूसरी परख नली में क्षारीय विलयन है। तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे? लाल लिटमस पत्र के द्वारा। तो हम क्या करेंगे कि एक के बाद एक तीनों परख नली में हम लाल लिटमस पत्र को क्या करेंगे? डुबाएंगे और जिस परख नली में लाल लिटमस पत्र नीले रंग का हो जाएगा उस परख नली के अंदर क्षारीय विलयन होगा। उसके बाद जो बाकी की शेष 2 परख नलियाँ बाकी बची है तो हमारा जो लिटमस पत्र लाल था वो नीला हो गया है, तो उस नीले लिटमस पत्र को उन 2 परख नलियों में डुबाएंगे और जिस परख नली में नीला लिटमस पत्र लाल बन जाएगा उस परख नली के अंदर अम्लीय विलयन है और शेष जो तीसरी परख नली बचेगी उसके अंदर आश्रित जल है। इस प्रकार हम लाल लिटमस पत्र के द्वारा तीनों परख नली के अंदर रखे गए पदार्थ को पहचानेंगे। अब पेज नंबर 24 पर दिए गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो पीतल जो है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, यानी पीतल के अंदर एक घटक के रूप में कॉपर है और तांबा
यानी कॉपर। अब इन बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? कारण कि दही अथवा खट्टे पदार्थ में कोई ना कोई अम्ल होता है और वो अम्ल कॉपर के साथ प्रक्रिया करता है और जहरीला पदार्थ बनाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही अथवा खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। फिर से देखिए, पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, यानी पीतल में एक घटक के रूप में कॉपर है, और तांबा यानी कॉपर के बर्तन में हमें दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? कारण कि दही अथवा खट्टे पदार्थ में कोई एक अम्ल होता है, यानी कि दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है और वो अम्ल कॉपर के साथ प्रक्रिया करता है और एक जहरीला पदार्थ बनाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें पीतल अथवा तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थों को अथवा दही को नहीं रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप किस प्रकार करेंगे? तो हमें मालूम है कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया जब हम करते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। धातु के रूप में यहाँ पर हम जिंक लेंगे और अम्ल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, लवण बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो हम कह सकते हैं कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देखिए, एक परख नली है। इस परख नली के अंदर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और उसके अंदर दानेदार जिंक को मिलाते हैं। अब दोनों के बीच में प्रक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ये हाइड्रोजन गैस को हम एक नली के द्वारा साबुन के विलयन में से गुजारते हैं तो हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले बनते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले बनते हैं। अब जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के का ले जाते हैं पास, तो पॉप की आवाज़ यानी कि फट की आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन गैस की जांच कर सकते हैं। एक परख नली में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है और उसके अंदर दानेदार जिंक को मिलाते हैं। दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है और लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस हाइड्रोजन गैस को हम एक नली के द्वारा साबुन के विलयन में से गुजारते हैं तो हाइड्रोजन से भरे हुए साबुन के बुलबुले बनते हैं। इस बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाने पर फट की आवाज़ के साथ यानी पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलने लगती है।
तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन गैस की जांच करेंगे। प्रश्न नंबर 4, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, यानी बदबू उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए, कोई धातु का यौगिक ए है, तो कोई धातु का यौगिक ए है जो तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है और बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, यानी बदबू मारती हुई गैस उत्पन्न होती है, और उत्पन्न होने वाली गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। अब कह रहा है कि उत्पन्न यौगिक में से एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर धातु का यौगिक ए होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और HCl से प्रक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, पानी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, और जलती हुई मोमबत्ती को अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास ले जाया जाए तो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट धातु का यौगिक ए होगा, और उसकी HCl से क्या करेंगे प्रक्रिया, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl2 है, H2 है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 2 HCl के आगे, तो पूरी प्रक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था। पेज नंबर 27, पांचवा प्रश्न, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज ऐसे यौगिकों के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पर HCl और HNO3 जो है वो जलीय विलयन के अंदर उनका आयनीकरण होता है, तो H+ बनता है और Cl-, यहाँ पर H+ बनेगा और NO3- बनेगा। तो यहाँ पर HCl और HNO3 को पानी में मिलाने पर H+ यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, और हाइड्रोजन आयन अम्लीय गुणधर्म के लिए जवाबदार है, इसलिए ये दोनों विलयन अम्लीय गुणधर्म दर्शाते हैं। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों का अगर हम जलीय विलयन बनाएं तो H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ये दोनों विलयन अम्लीय गुणधर्म नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हमें HCl और HNO3 जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और H+ आयन अम्लीय गुणधर्म के लिए जवाबदार होता है, इसलिए HCl और HNO3 का जलीय विलयन अम्लीय गुणधर्म रखता है। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज का जलीय विलयन अम्लीय गुणधर्म नहीं रखता है। प्रश्न नंबर 6, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो हमें मालूम है कि
अम्ल के जलीय विलयन में, यानी हम यहाँ पर अम्ल के रूप में HCl ले रहे हैं और उसका जलीय विलयन यानी पानी, तो उसके अंदर H+ आयन उत्पन्न होता है, यानी आयन उत्पन्न होते हैं। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। तो यहाँ पर अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? कारण कि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है, यानी आयन उत्पन्न होते हैं। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है।